अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ये है लाहौर में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम लाहौर की तारीख़ी इमारतों, लाहौर की सकाफ़त, लाहौर की कल्चर, हेरिटेज और बहुत सारी चीज़ों से मुताल्लिक़ है जो लाहौर की वजह शोहरत भी हैं और जो लाहौर को लाहौर बनाते हैं और कहते भी हैं कि लाहौर लाहौर है। आज हम हवेली दीनानाथ में हैं। ये इंतहाई खूबसूरत हवेली है, बहुत बड़ी हवेली है। ये दहली दरवाज़े के अंदर और मस्जिद वज़ीर ख़ान के करीब है। इस हवेली की ख़ुसूसियत ये है कि ये बैरूनी तौर पे अगर आप देखें तो रिस्टोर कर लिया गया है, और जबकि नीचे से अंदर से अगर आप इसमें दाखिल होते हैं तो कई जगहों पे ये शिकस्त और रेत का शिकार है और छतें कई जगहों से ख़राब हो चुकी हैं या फिर गिरने के करीब हैं। इस हवेली के बारे में बात होगी और हवेली की से बात कहाँ तक जाएगी, तारीख़ पे जाएगी, लाहौर की उस दौर की, रंजीत सिंह के दौर की तारीख़, उसके अलावा जो बाद के अदवार की तारीख़। और हमारे साथ आज मौजूद है राव जावेद इकबाल साहब, जो लाहौर की तारीख़ पर एक सनद की हैसियत रखते हैं और हमें बताएंगे इस हवेली के हवाले से कि ये हवेली क्या है और इसकी अहमियत क्या है, तारीख़ी हवाले से भी, तामीराती हवाले से भी, और आज के तनाजुर में भी कि जब एक तहरीक शुरू हो चुकी है कि लाहौर के आसार क़दीमा को, विरसे को महफूज करना है ताकि यहाँ पे सियाहत को फ़रोग़ हो, और इसके लिए वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी भी मार्ज़ में वजूद में आ चुकी है और काम भी कर रही है। ये राव साहब, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक जी। अच्छा राव साहब, मुझे ये बताइए कि ये हवेली क्या है और इसकी क्या तारीख़ी अहमियत है? जी, ये राजा दीनानाथ की हवेली है। राजा दीनानाथ जो थे ये कश्मीर के उमरा में से थे। जिस वक्त अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पे हमला किया तो उस वक्त बहुत से उमरा जो हैं वो कश्मीर से, कोई लाहौर आ गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई आगरा, कोई इस तरह से मुख्तलिफ जो है उस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चले गए। तो राजा दीनानाथ और गंगाराम जो थे ये भी कश्मीर के उमरा में से थे। ये दोनों दिल्ली चले गए थे। तो दीवान गंगाराम जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, जो रंजीत सिंह की फ़ौज थी उसके दीवान मुकर्रर हुए। तो इन्होंने बाद में दीनानाथ को 1815 में लाहौर बुलवाया और इनको लाहौर दरबार का दीवान मुकर्रर किया। ये जो अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि दीनानाथ और बैजनाथ ये दोनों भाई थे या रिश्तेदार थे, ये ऐसी कोई हकीकत नहीं है? नहीं, ये इस तरह से हकीकत भाइयों की नहीं है, बल्कि बैजनाथ जो थे उनके वालिद थे गंगाराम, जो दीनानाथ के मतलब दोस्त थे या अजीज़दारी इनकी थी, लेकिन कोई ये भाई वगैरह नहीं थे, क्योंकि बैजनाथ जो थे जो गंगाराम के बेटे थे और दीनानाथ जो हैं ये गंगाराम के हम असर थे। तो इसलिए वो एक नस्ल का जो है वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो ये हवेली उन्होंने किस तौर पर बनवाई थी, क्यों बनवाई थी, क्या? दीवान बैजनाथ जो थे उनकी हवेली बिल्कुल साथ है और उनके साथ ही ये गली के फासले पे राइट साइड पे जो दूसरी हवेली है ये दीनानाथ की हवेली है। दीनानाथ की दो हवेलियाँ थी लाहौर में। एक हवेली जो है वो चौक वज़ीर ख़ान, जो मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ जो एक खुला मैदान है उसमें थी, और उसमें दीनानाथ का कुआं जो है वो अब भी है। तो ये जो हवेली है ये दीनानाथ की ये बड़ी हवेली थी, दूसरी हवेली छोटी हवेली है। दीनानाथ जो है इस हवेली में एक तो उन्होंने अवामी सतह पे एक जंज घर बनाया हुआ था जिसमें मुख्तलिफ शादी ब्याह के प्रोग्राम या खुशी गमियों की मैरिज हॉल था, इसमें कोर्ट थी। ये बड़ी मेन हवेली थी। जो दीनानाथ की जो रिहाइश थी वो उस हवेली में थी जो चौक वज़ीर ख़ान में है, और उस हवेली के सामने भी उन्होंने एक, जिस तरह से यहाँ एक जंज घर बनाया हुआ था इसी तरह से वहाँ एक कुआं बनाया था, और वो कुआं इस वक्त उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर। तो जो दीनानाथ की औलाद जो है वो तो यानी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में दीनानाथ थे, तो औलाद भी होगी, तो क्या उसके बाद कोई किसी ने टेक ओवर किया या कोई सियासी या अहम ओहदे पे वो तैनात हुए? हाँ बिल्कुल। इनके जो बड़े बेटे थे वो दीवान अमरनाथ थे, और अमरनाथ जो थे वो बड़े आलम फाजल जो है वो ब्रिटिश पीरियड में एक शख्सियत गुजरी है, और उनकी फ़ारसी पे, उर्दू में और बड़े उनके कलाम थे। और महाराजा रंजीत सिंह की जो उनकी अपनी महाराजा रंजीत सिंह की फरमाइश पे इन्होंने किताब लिखी। उनके तमाम हालात दरबार के जो थे वो उसमें कलमी नुस्खा था वो। और सीताराम कोहली एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एक प्रोफेसर थे। 1928 में उन्होंने उस किताब में कुछ तरमीम करके, उसके हाशिए में कुछ इजाफा करके, और वो ज़फ़रनामा रंजीत सिंह के नाम से वो किताब प्रिंट की थी।
जो इनके बेटे दीनानाथ के बेटे दीवान अमरनाथ अमरनाथ और वो शायर भी थे, उनका जो तखल्लुस था वो अकबरी था। अच्छा, तो निरंजन नाथ भी थे दीवान? जी, निरंजन नाथ जो थे असल में इनके 3 बेटे थे, रामनाथ, अमरनाथ और निरंजन नाथ। तो निरंजन नाथ जो थे वो इस हवेली में रहते थे और जो अमरनाथ के साथ जो है राजा दीनानाथ वो दूसरी हवेली में रहते थे। इनके नाम पे एक फैज़ बाग का इलाका आपने सुना होगा, फैज़ बाग भी जो है राजा दीनानाथ ने ही बनवाया था। तो वो भी इनके नाम से, मतलब इन्होंने फिर वो फैज़, ये एक मुसलमान एक बुज़ुर्ग थे, उनसे इनको बड़ी अकीदत थी। वहाँ इन्होंने जो है ये आ जाता है इलाका बागबानपुरा के करीब, तो वो बनवाया बाग था, लेकिन बाग के बाद उसमें आबादी होती गई और नाम उसका अब भी फैज़ बाग है। अच्छा, आप ये बताइए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त क्या जो दीवान दीनानाथ है उनकी फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर थी, उनकी नस्लें थी या कोई और थी? कोई पता चलता है हमें? जी, पता चलता है उनकी ही नस्लें थी और वो मुख्तलिफ आला ओहदों पे सारे वो लोग फाइज थे। जिस तरह से दीवान बीजनाथ, इनके बेटे एक्स्ट्रा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। इसी तरह से ये लोग जो थे ये सारे उस वक्त एक शिक्षा सभा बनी थी, उस वक्त का वो थिंक टैंक था, तो उसमें भी ये लोग, इन्हीं लोगों की औलादें ये शामिल थी। जिस तरह से दीवान बीजनाथ भी उसमें थे। जो पहली बल्दिया की जो एक कमेटी बनी थी उसमें भी राजा दीनानाथ शामिल थे और इनके जो इजलास होते थे वो शिक्षा सभा, यानी उस वक्त का जो थिंक टैंक था, शहर की तमाम फलाह बहबूद के मंसूबे या ये सारे जो तरक्याती काम थे ये वही शिक्षा सभा जो है वो करती पाकिस्तान के बाद यहाँ पे सेटलमेंट हुई, यहाँ पे यानी मुहाजिरीन जो है उनको सेटल किया गया, क्या किया गया? जी, ये किया गया क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हवेली थी। ये तकरीबन 1 एकड़ रकबा जो है वो हम तो आजकल जो है वो मरलों में या कनालों में कोठियाँ बनती हैं, तो ये हवेली 1 एकड़ रकबे से भी ज़्यादा पे है और इसमें अब भी जो है वो 25-30 ख़ानदान जो हैं वो आबाद हैं। इसमें भी जिस तरह से हमने पहले किया था दीवान बीजनाथ की हवेली में, हमने देखा था कि उसमें भी भोरा था। इसके नीचे भी तहखाना जिसको भोरा कहा जाता था वो बहुत बड़ा जो है वो तहखाना, उसको अब बंद कर दिया गया है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ जो है दौर की चीज़ें, जिस तरह से सिख दौर की, हमें इसमें दरवाजे, हमारे जो साथ ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये भी सिख दौर का है, इसके साथ ये भी सिख दौर का है, इससे अगला हमें अंग्रेज़ दौर का नज़र आ रहा है। इसकी पता किस तरह से चलता है हमें कि मुख्तलिफ इसकी बनावट के लिहाज से और इसमें जिस तरह से हम देखते हैं कि जो क्लिपिंग की गई है वो किस दौर में थी, सिख दौर में जो है वो रोशनदान किस तरह से रखा जाता था, अंग्रेज़ दौर में जो है वो क्या हुआ, उसके बाद क्या वेल्डिंग का सिस्टम आया, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि किस दौर की क्या क्या चीज़ें हैं। ईंटों के बारे में हमें पता चलता है कि इसमें चूने का इस्तेमाल किया गया, सीमेंट नहीं है। तो ये सिख दौर की, और ईंटें जो हैं वो उससे भी कुछ पुरानी हमें नज़र आ रही हैं, पुराने साइज की, जो मतलब ये है कि मुगल दौर की भी कुछ बाकियात जहाँ पे होंगी। यकीनन जो है वो हमें इसका पता तो नहीं चलता कि सिख दौर से पहले ये किसकी हवेली थी। यकीनन ये किसी बड़े अमीर की हवेली थी अकबर के दौर में, और उसी हवेली जब मुख्तलिफ इसकी इमारतों को गिराया जाता रहा और उनकी जगह नई बनती, तो ईंटें जो मलबा वही इस्तेमाल किया, तकरीबन जो है मलबा वही इस्तेमाल होता रहा और नई उसमें ईंटों का इस्तेमाल या चूने के साथ जो तामीरात होती गई। अंग्रेज़ दौर में क्योंकि सीमेंट आ गई थी, ये जितनी हमें तकरीबन जो इमारत हमें यहाँ नज़र आ रही हैं वो सारी सिख दौर से रिलेटेड है। थैंक यू जावेद साहब। अभी हमने बातें करनी है यहाँ के मकीनों से भी, इनके मसाइल के हवाले से भी, और साथ ही साथ वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के अहदेदारों से भी, गाइड से भी बात करनी है कि इस हवेली को दिखाने कैसे आते हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं इस हवेली को देखने के लिए, लेकिन उस हवेली को देखने से जो यहाँ बसते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी बातें ब्रेक के बाद होंगी। इस वक्त लेते हैं ब्रेक के बाद बहुत सारी दिलचस्प मालूमात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो हवेली के मकीनों से मुताल्लिक़ हैं, उनके मसाइल भी हैं, और साथ ही साथ वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के अहदेदारान की राय भी होगी कि इस हवेली को किस तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी राव जावेद इकबाल साहब से, और उन्होंने काफ़ी मालूमात दी हवेली दीनानाथ के हवाले से कि किस तरह से ये हवेली बनी, और इस हवेली के बनने से पहले इस इलाके में ख़ास तौर पर वज़ीर खान मस्जिद के सामने क्या क्या इमारतें थीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तानिया कुरैशी, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी में, और साथ ही साथ तारीख़ से शगफ भी रखती हैं और लिखती भी हैं, और उनसे इस हवेली के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा तानिया, बताइए
इस हवेली के बारे में कि क्या आपने लिखा भी इस हवाले से, तो क्या है इसकी खुसूसियात? बेसिकली ये हवेली थी राजा दीनानाथ की, जो दीवान दीनानाथ के नाम से भी मशहूर थे और रंजीत सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। काफ़ी छोटी पोस्ट से काफ़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर गए उनके दौर में। एंड इट इज़ सेड कि वो ही वॉज वेरी क्लोज टू राजा रंजीत सिंह एज वेल। तो उनके नाम से ये हवेली मंसूब की जाती है। कहा जाता है कि ये उनकी ही हवेली थी, उन्होंने बनवाई। तो बेसिकली हाई आर्किटेक्चरल मेरिट की हवेली है इस वक्त ये वॉल्ड सिटी के अंदर। एंड सरप्राइजिंगली कि वन ऑफ द बिगेस्ट हवेलीज़ भी है। इसका टोटल एरिया जो है वो 84 मरलाज है, जो कि अभी काफ़ी एक बड़ी जगह कंसिडर की जाती है अंदरून शहर में। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस हवेली के बारे में वो इसकी बेसमेंट्स, इसके फवारे और इसमें जो कमरे हैं जो टेम्पल्स के तौर पे यूज़ होते थे, उसके अंदर आप देखेंगे तो आज भी वो छोटी छोटी महराबें और छोटे बुत रखने की जगह और उस तरह की चीज़ें सारी वेल इंटैक्ट हैं। कई जगहों पे सिर्फ ये है कि कुछ जगहों को कवर कर दिया गया है, जिस तरह फवारे जो थे वो इन्होंने कवर कर दिए हैं स्पेस क्रिएट करने के लिए। कमरों के दरवाजे चेंज कर दिए गए हैं, झरोकों के उतार के तो वो लाइम प्लास्टर कर दिया है, वाइट वॉश कर दिया है, कुछ इस तरह के उन्होंने इंटरवेंशंस की हैं। इस हवेली में एडिशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं। हुआ ये कि आफ्टर पार्टीशन यहाँ पे फैमिलीज आई एंड फिर फर्दर डिवीजन ऑफ द फैमिलीज। अच्छा, कहते हैं कि 27 ख़ानदान यहाँ पे आबाद हुए जब पाकिस्तान बना उस वक्त। बिल्कुल, यहाँ पे आफ्टर पार्टीशन यहाँ पे 27 के करीब फैमिलीज़ थीं और अभी भी यहाँ पे 20 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। अब आप ये देखें कि इतनी सी जगह को उन्होंने कितना डिवाइड किया होगा कि इधर 20 फैमिलीज़ रहती हैं। अच्छा, यही एक रीज़न है जो हमें इशू बनता है फॉर इट्स कंजर्वेशन एज वेल, कि वो इतने ज़्यादा ओनरशिप का मसला है कि जब हम वहाँ पे कोई इंटरवेंशन करने जाते हैं तो आधे मान रहे होते हैं और आधे नहीं मान रहे होते। एंड फिर आधों को कन्विंस करते हैं तो दूसरे बाकी नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको कन्विंस करें तो वो एक अभी प्रोसेस चल रहा है। तो अभी हमने जो इसकी हवेली के लिए काम किया है दैट इज़ बेसिकली द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फ्रंट फसाड, जो दिल्ली गेट बाज़ार के अंदर हम देखते हैं। और एग्जैक्टली और इसके फसाड का भी ये है कि आप पूरी ट्रेल पे देख लें दिल्ली गेट से चिट्टा गेट तक, तो इतना खूबसूरत फसाड, इतना रिच फसाड किसी और हवेली का या इमारत का भी नहीं है। और ये बड़ी अल्लाह की तरफ से है कि ये अभी तक इस तरह बची हुई है। जितनी चेंजेस रिहायशियों ने अंदर कर ली हैं वो शुक्र है उन्होंने बाहर नहीं की, वरना ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती। तो अभी हमने जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था ये रॉयल ट्रेल से वज़ीर खान चौक तक का, उसके अंदर हमने इसके फसाड की इम्प्रूवमेंट की है। वी प्लान कि हम इसके जो इंटीरियर है उसको भी स्ट्रेंथन करें, कुछ हिस्से डायलैपिडेटेड भी हैं, और इसको प्रिजर्व करें। जो कुछ इनकी चुगाठें हैं जो कि पुराने वक्त की हैं, ओरिजिनल एग्जैक्टली, वो वहाँ पे इंटैक्ट हैं। कुछ झरोके हैं, कुछ खिड़कियाँ हैं, कुछ दरवाजे हैं, कुछ कमरे हैं। वी वांट कि उसको हम प्रिजर्व करें और उसकी कंजर्वेशन करें। सिर्फ इशू ये आता है कि ओनरशिप का मसला है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। फिर इसको अभी हमने अपने गाइडेड टूर्स का भी हिस्सा बनाना शुरू किया है हवेली को। और चूँकि अंदरून के लोग दे आर वेरी क्वाइट फ्रेंडली एंड बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं, तो वो वेलकम कर देते हैं अपनी हवेली में। तो यहाँ पे डिस्पाइट द इशू ऑफ ओनरशिप हमें ये इशू नहीं आया कि लोग हमें अंदर ना जाने दें। तो अब ये है कि जितने भी गाइडेड टूर्स आते हैं, हमारे विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, वी टेक देम टू दिस हवेली एज वेल। और वो फिर रिहाइशों से भी चिट चैट करते हैं, हवेली के अंदर भी देखते हैं। लेकिन वो अभी तक एक मेस्मराइजिंग सी चीज़ है। उसके अंदर आपको मेज़नाइन फ्लोर्स भी मिलेंगी, आपको बेसमेंट्स भी मिलेंगी, आपको सर्द खाने भी मिलेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें आपको मूर्तियों की रखने की जगह, और वो बड़ा एक करिज्मेटिक सी अंदर एक फील आती है उसके। अच्छा, इस हवेली के जो एंट्रेंस है वो काफ़ी ख़राब है, या जब दाखिल होते हैं तो आपको लगता है कि शतीर या उसके जो बीम्स हैं वो टूटे हुए हैं। तो क्या इसको प्रोजेक्ट में कोई आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको रिस्टोर किया जाए और इतनी बड़ी हवेली इसको सेव किया जाए, बजाय इसके कि वो जो ख़ानदान वहाँ बस रहे हैं उनकी तो मुआशी शक्कत इतनी नहीं है कि वो बचा सकें या इसके ऊपर काम कर सकें? हाँ बिल्कुल रज़ा, इसमें हमने ये कोशिश की है कि अभी इसकी कंजर्वेशन तो हम इंशाल्लाह करेंगे, वो दैट इज़ इन द प्लान। जिस तरह हमने पहले 16-17 इमारतें की हैं कंजर्व, उन्हीं की तरह हम इनको भी कंजर्व करेंगे। अच्छा, इसका हमारा ये भी प्रपोज़ल था कि हम ये ओनर से परचेज़ कर लें, बीइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हम इसको एक्वायर कर लें और इसके अंदर कोई एक कल्चरल सेंटर, कोई क्राफ्ट सेंटर
कोई छोटा सा म्यूज़ियम और कैफ़े सॉर्ट ऑफ अ थिंग, हेरिटेज म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ अ थिंग वो क्रिएट करें। अभी वो हमारा प्लान इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा कि अगेन द इशू ऑफ ओनरशिप्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो ना वो बेचने दे रहे हैं ना वो खुद कुछ करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि ओनर्स की वो इतनी वो सख्त नहीं है कि वो इसके ऊपर मरम्मत के लिए पैसा खर्च करें, वो हमें भी नहीं करने देते। ये अंदरून में काफ़ी जगहों पे हमें इशू आता है। तो फिर उसके लिए यही है कि हमारी मोबिलाइजेशन टीम जो है दे कीप निगोशिएटिंग विद दी ओनर्स, दे कीप निगोशिएटिंग विद दी जो वहाँ पे रिहायशी रेजिडेंट्स कि हमें ये यहाँ पे काम करने दिया जाए। लेकिन इस हवेली में स्पेशली हमें बहुत इशू आया है कि जी इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो आधे मानते हैं आधे नहीं मानते। फिर हमने बीच में ये भी सोचा था कि हवेली को टिकटेड कर दें सो दैट इट स्टार्ट्स अर्निंग इटसेल्फ, वो एक सस्टेनेबल सिस्टम आ जाता है। उसके ऊपर भी फिर यही हो गया मसला कि जी अगर टिकट लगाते हैं तो वो टिकट किसको जाएगा, उसकी मरम्मत कौन करेगा, क्या होगा। तो अभी वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑल दीज इश्यूज एंड गाइडेड टूर्स में तो ये आ रही है, पब्लिक के लिए ओपन भी है। जिस तरह अब आप भी गए हैं वहाँ पे तो आपने देखा होगा कि देयर इज़ नो इशू गोइंग इनसाइड दी हवेली। तो अभी यही है कि हमारी कोशिश है कि इसको प्रिजर्व करें, इसकी कंजर्वेशन करके इसका रीयूज प्लान बनाएं, क्योंकि जब तक आप किसी हवेली का, किसी हेरिटेज साइट का रीयूज प्लान नहीं बनाते हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल मोड में नहीं आती है। तो ये हमारी अभी यही कोशिश है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जितनी भी बड़ी हवेलियां हैं, हाई आर्किटेक्चरल मेरिट हवेलियां हैं, ये सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम में आ जाएं। तो किसी अनटूवर्ड सिचुएशन से निपटने के लिए कि ये जिस तरह डायलेपिडेटेड हैं, कुछ छतें हैं बिल्कुल कमज़ोर हैं, कुछ दीवारें गिर रही हैं, तो उनसे निपटने, उस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या आपने कोई प्लान तैयार किया है या आपके महकमे ने कोई इस तरह की? बिल्कुल, हमारी जो कंजर्वेशन टीम्स हैं वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम कर रही हैं। जिस तरह अभी आपने पहले एक हवेली में गए तो उसकी छत कमज़ोर थी, तो वो हमने फौरी तौर पे उसको स्ट्रेंथन किया है। इसी तरह इन हवेलियों की भी हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके उनका स्ट्रक्चर एनालिसिस करके उनकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर विद इन नेक्स्ट ईयर विल सी समथिंग पॉजिटिव इन? ओ यस, इन वेरी नियर फ्यूचर आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अभी हमने 16 इमारतें की हैं और प्रॉबली जैसे ही फंड्स रिलीज होते हैं इस फिस्कल ईयर के तो द कंजर्वेशन टीम्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज। शुक्रिया तानिया। जिस तरह तानिया बता रही हैं कि इस हवेली को भी रिस्टोर किया जाएगा और जब रिस्टोर हो जाएगी तो वन ऑफ द बिगेस्ट हवेलीज इन वर्ल्ड सिटी जो है वो पब्लिक के लिए खुल जाएगी, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस होगी। और अगर इसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे ये पहले जंज घर था इसके अंदर या कम्युनिटी सेंटर थे इसके अंदर, अगर इस तरह की सरगर्मी हो जाती है तो फिर वाकई वो उसका जो इंटेंजिबल हेरिटेज जो रुका हुआ है पार्टीशन के बाद से, वो दोबारा से इंटैक्ट हो जाएगा और यूँ ये हवेली एक खूबसूरत हवेली और इंटेंजिबल हेरिटेज को प्रिजर्व करने वाले सेंटर के तौर पर सामने आएगी। रहने वाली हमें बेहतर तरीक़े से बता सकते हैं। एक हिस्से में 27 ख़ानदानों में से एक ख़ानदान यहाँ पे है शाहिद अली का या शाहिद अली के अजीज़ों का, और ये बताएंगे कि कैसे किस तरह की ये जोग्राफिया जो इनके पास है। तो शायद थोड़ा बताएं इस हवेली के हवाले से, जो ये हिस्सा जो आपके पास है। हाँ जी, ये इसमें जो है ना, जो हवेली हमारे पास जो आई थी ना, ये शेख दौलत अली साहब आए थे इधर, ठीक है, उन्हीं के पास थी। तो फिर इधर उन्होंने कारोबार में सेटिंग की वगैरह, इधर बैठे। तो उनके बाद उनके बेटे भी इधर ही बैठे हैं, उनका नाम था शेख मुशर्रफ अली महरूम, ठीक है। अब उनके बेटे जो है ना अली रज़ा, वो इधर कारोबार देखते हैं और बैठते हैं। ये तकरीबन अरसा जो है ना तकरीबन 50 साल का बनता है, 50 से ऊपर आई है, तकरीबन 60 साल तक मेरा ख्याल है। तो क्या नज़र क्या आता है हवेली में, क्या क्या चीज़ें पुरानी नज़र आती हैं इधर आपके जो हिस्सा है इसमें? नहीं, काफ़ी हैं, आपको दिखाई भी हैं इसमें सारी हवेली की, आपको विज़िट भी करवाया, तो आपने ख़ुद भी देखी हैं इसे, ठीक है। तो ये पहले ना एक हवेली बीजनाथ जो है ना, वो एक मिनिस्टर वगैरह ही थे जो इस वक्त के हम कह लें, तो उन्हीं के हिस्से में थी ये। तो इसे बरात घर या जंज घर भी कहते थे। इधर लोग आते थे, जैसे एक चौधरी सिस्टम हो, तो उसी में लोग उनसे मेल मिलाप था। तो ये काफ़ी ना बड़ी हवेली है, ये सैयद सूफ दरबार सरकार का, उन तक ये जाती है पीछे तक।
और अभी भी इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है ना आबाद हैं। आप अगर पीछे से इसे विज़िट करेंगे ना जाके तो आपको बखूबी इल्म हो जाएगा इसका। मेहरबानी आपकी। आपने बताया हवेली के हवाले से और हवेली का उस हिस्से के हवाले से जो इनके पास है। अगर आप देखें तो कई भूल भुलाइयाँ हैं इस हवेली के अंदर, और ये सिर्फ एक हिस्सा है हवेली का। अगर इस हवेली को अगर आप पूरी तरह आप देखना चाहते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें बनावट इसकी जांचने के लिए तो और ज़्यादा वक्त चाहिए। इसके मकीनों से बात करें तो नई नई कहानियाँ सामने आती हैं, और यही इस हवेली की मिस्टीरियसनेस है, जो पुरअसरारियत है जो इसको कायम किए हुए। वेलकम बैक। ये खूबसूरत हवेली आप देख रहे हैं और बहुत से इसे अब तक आप देख चुके होंगे, और अभी बहुत कुछ बाकी है इस हवेली के हवाले से, और यहाँ के मकीनों से हम मज़ीद बात करेंगे और उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो रह रहे हैं और क्या क्या देखते हैं, क्या मुख्तलिफ है अंदरून शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, किस तरीके से शहर के दूसरे हिस्सों जो पॉश एरियाज़ में रहते हैं उनसे मुख्तलिफ है, अछूती है और काबिल फ़ख्र भी ज़्यादा है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक इस हवेली के ही एक मकीन, और उनका नाम शाहिद हुसैन है, कासिम हुसैन है। कासिम हुसैन जो हैं उनसे पूछेंगे कि उनका तजर्बा यहाँ रहने का क्या है, यहाँ ज़िंदगी कैसी गुजरी, उनके बुज़ुर्ग यहाँ पे कैसे आए, ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। और फिर ये कि ये हवेली कमज़ोर हो रही है, इसको बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कासिम साहब, क्या हाल है आपका? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा बताइए, इस हवेली में क्या नज़ारे हैं, इसके अंदर भी और इसके बाहर भी? ये हवेली जब हम इधर आए थे, मेरी पैदाइश भी यहाँ हुई थी, और हमारे बाप सारे इधर ही रहते थे, और भी कई लोग बाहर से इंडिया से आए वो भी इधर ही रहते थे। उसके बाद हवेली बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद सब गरीब आदमी थे, किराया भी हुकूमत को देते रहे। उसके बाद वो किराए के बाद फिर कुछ ऐसे वक्त आए, वो कुछ नाम करा लो जिसके पास है, फिर नाम भी हो गई। उसके बाद कई ऐसे गरीब लोग थे वो बेचारे नहीं बना सकते थे, वो किसी को थोड़े से पैसे लेके दे के ऐसे चले, को कैसे होता रहा। वैसे हवेली बहुत खूबसूरत थी। अच्छा सर, ये बताइए कि अंदर कई इमारतें जो गिर नहीं चुकी हैं? कई गिर चुकी हैं, कई चोटें भी कईयों को लगी हैं, किसी ने इमदाद नहीं की। अब भी गिरी हुई हैं, जो वादा कर गए हैं उन्होंने नहीं बनाई। और हमें यहाँ सहूलत भी बहुत है। यहाँ रात को 12 बजे कोई बच्चा बीमार, कोई बीमार है, फौरी अस्पताल, मेयो अस्पताल नज़दीक, नवाशिर अस्पताल नज़दीक, मस्जिद दरबार सखी सैफ सूफ नज़दीक, अपना ये वज़ीर खां की मस्जिद वो भी नज़दीक। जो चीज़ चाहिए हमें दुनिया की हर चीज़ यहाँ से मिलती है। इससे बेहतर हमें कोई जगह नहीं बाहर नज़र आती। अच्छा, जो आपके रिश्तेदार भी आते होंगे, जब वो देखते होंगे कि मस्जिद वज़ीर खान की, वो भी खुश होते हैं, सब देखते हैं, हमारे साथ जाते हैं, फिर सैर करने भी जाते हैं। फिर बाहर से शाह भी आते भी हैं, अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, हम खुद उसे दिखाते हैं, ये देखो ये हमारे पुराने तरीके, ये मस्जिद, ये वज़ीर खां, यहाँ से शाही किला नज़र आता था, दिल्ली गेट नज़र आता था, शाहमद गोल नज़र आता था। ऐसे हमारा बड़ा खूबसूरत अंदरून शहर है। बाकी ये शहर अब बर्बाद हो गया है, क्योंकि गरीब आदमी किसी ने बना लिया, किसी ने नहीं बनाया। हमने तो मरम्मत इसकी करते गए हैं। वो पिछले वाला हिस्सा देखो सारा ही टूट गया हुआ, कई लोग बेचारे छोड़ के किराए पे रह रहे हैं, अभी भी वो मजबूर हुए हैं, पैसा उनके पास नहीं है। ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये कई ख़ानदान बन चुके हैं, आबादी बढ़ चुकी है, तो अब इनको कंपनसेट क्या करना है? अगर इस हवेली को ओन करना है हमने तो, और अगर ओन नहीं करना तो फिर इस हवेली को रिस्टोर किया जाना चाहिए ताकि ये मजबूत हो जाए, और जो ख़ानदान यहाँ बस रहे हैं वो बग़ैर किसी खौफ के कि कोई नागहानी आफत ना आ जाए, गिर ना जाए, उस खौफ से आज़ाद होकर यहाँ पे रहें। और सयाह जब आएँ, जो टूरिस्ट आएँ, उनको दिखाएं कि ये कितना खूबसूरत इलाका है, और इस इलाके को खूबसूरत बनाने वाले यहाँ के लोग भी हैं। शाहों को लाते हैं और फिर अंदरून शहर के इस हिस्से में जहाँ पे हर तरफ आपको तारीख़ी इमारतें नज़र आती हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तारीख़ी इमारतें हैं और सिख पीरियड से ताल्लुक़ रखती है, और उनमें से कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो सिख पीरियड से पहले अदवार की यानी मुग़ल दौर की भी हैं। और इस तरफ, बिल्कुल इस तरफ, इस साइड पे वज़ीर ख़ान की मस्जिद है,
और वज़ीर ख़ान की तारीख़ी मस्जिद देखने के लिए सयाहों का एक तांता बंधा रहता है। और फिर सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी अपॉइंट हुए हैं जो वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से हैं। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रहमान हैं, ये भी सीनियर टूरिस्ट गाइड हैं और लाहौर के ख़ास तौर इस हिस्से को जो रॉयल ट्रेल जिसको कहते हैं उसके हवाले से जानते भी हैं और जो सयाह इस इलाके को देखना चाहते हैं उनकी रहनुमाई भी करते हैं। अब हम भी उनसे बात करेंगे कि अब्दुल रहमान, आप मुझे बताइए कि ये कैसे आप सियाहत को फ़रोग़ देते हैं इस इलाके, और इस हवेली को क्या आप डेफिनेशन बताते हैं, क्या बताते हैं इसके बारे में? जी सर, हम दिल्ली गेट से जो है वो अपना टूर स्टार्ट करते हैं, फिर शाही हमाम देखते हैं, फिर गली सूजन सिंह से होते हुए हम हवेली दीनानाथ में भी लेके आते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम। तो ये हवेली एक बहुत बड़ी दीनानाथ की एक बहुत बड़ी हवेली है जो कि एक फ़ाइनेंस मिनिस्टर होता था राजा रंजीत सिंह के दौर में, तो ये उसकी हवेली है। तो जब पाकिस्तान की जो है, जब पाकिस्तान बना था 27 ख़ानदान को ये हवेली अलॉट की गई थी। तो इस हवेली में कुछ समर पैलेसेस भी हैं कि जब जो है गर्मियाँ वगैरह आती थी तो जहाँ पे जो लोग रहते थे वो समर पैलेसेस में जाके रहा करते थे। अब एक छोटी सी कन्फ्यूजन चल रही है जो है दीनानाथ की हवेली और बैजनाथ की हवेली में। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बैजनाथ की हवेली है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये दीनानाथ की हवेली है, जबकि दोनों हवेलियाँ तकरीबन आमने सामने हैं। तो इस हवेली में तो जब हम गैर मुल्की अफराद को लेकर आते हैं, फॉरनर्स वगैरह को और मुल्की सियाह को लेकर आते हैं, तो बहुत हैरान होते हैं कि अंदर आके के एक मुगलिया दौर के, उसके बाद सिख दौर की जो हवेलियाँ हैं वो आज भी बहुत अच्छी हालत में बची हुई हैं। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद हम मस्जिद वज़ीर ख़ान में भी जाकर जो है विज़िटर्स को मस्जिद वज़ीर ख़ान भी दिखाते हैं जो कि एक मुगलिया दौर का एक शाहकार है। अच्छा, ये जो आपका इदारा जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं उसने ये रिस्टोर भी की है हवेली, बैरूनी तौर पर काफ़ी बेहतर नज़र आती है, लेकिन जो कर्व है वो नहीं निकल सका, वो उसी तरह से है। ये नेचुरल है इसका? बिल्कुल सर, ऐसे है कि ये जो है कर्व इसका बिल्कुल नेचुरल है। हमने बाहर से जो है हमने टोटल पैकेज 1 में मोर देन 800 हाउसेस जो हैं वो रिस्टोर किए हैं जो कि हम गैर मुल्की सियाह को, मुल्की सियाह वगैरह को सबको दिखाते हैं। तो यहाँ से हम तकरीबन हमारा ये 1.5 घंटे का टूर होता है दिल्ली गेट से लेके मस्जिद वज़ीर ख़ान तक। इसमें हम काफ़ी जो चीज़ें हैं दिखाते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें। दीनानाथ का कुआं भी है जिसकी भी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह थोड़े अरसे तक पब्लिक के लिए जो है ओपन किया जाएगा, पब्लिक को वो भी दिखाया जाएगा जो कि मस्जिद वज़ीर ख़ान के बिल्कुल सामने है दीनानाथ का कुआं। तो इस हवेली को हमने बाहर से भी सारा रिस्टोर किया गया जैसा कि ये सिख टाइम में हुआ करती थी। मुगलिया दौर का आर्किटेक्चर थोड़ा सा दिखाया गया जैसा कि उस टाइम में हुआ करती थी। तो अब्दुल रहमान, क्या जो अट्रैक्ट क्या चीज़ करती है इस हवेली की? सर, इस हवेली में जो आर्किटेक्चर है, जो इसमें आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिस तरीके से हवेली डिज़ाइन की गई है, वो गैर मुल्की अफराद बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, प्राइवेसी भी है, यानी एक हिस्सा ड्योढ़ी नज़र आती है, उससे पहले एक हिस्सा आता है और उसके बाद एक हिस्सा आता है, ऐसा ही है? सर, ऐसे था कि जब ये हवेली बनाई गई थी ना, जब ये तब पाकिस्तान बनने के बाद 27 ख़ानदानों को ये हवेली अलॉट की गई थी। फिर वक्त के साथ साथ जब लोग अलग होते गए तो एक एक दीवार बनती गई, और तो इस टाइम तकरीबन ये हवेली जो है 15 से 17 घरों में ये हवेली जो है बन चुकी है। 15 से 17 घर जो है इस हवेली में है। अच्छा, थैंक यू अब्दुल रहमान। जिस तरह अब्दुल रहमान बता रहे हैं कि ये हवेली एक कम्प्लेक्स है जिसमें कई घर बसते हैं और कई घर गुज़श्ता 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। नई तब्दीलियाँ भी आई हैं, वो मजबूरियाँ, एक फ़ैमिली जो उस वक्त आई थी उस फैमिली के आगे फैमिलियाँ होती गई, शादियाँ हुई, बच्चे हुए, और बच्चे होने की वजह से घर भी या जो बुनियादी चीज़ें थी, जो कई फ़ीचर्स थे जैसे कुआं वगैरह या और इस तरह की ड्योढ़ियाँ थी, उनको कमरों में बदल लिया गया और बदलते बदलते इसकी एक शक्ल निकल आई है जिसमें आपको नई ईंट भी नज़र आती है, जो बरतानवी दौर की ईंट है वो भी नज़र आती है और साथ साथ सिख दौर की जो ईंटें हैं वो भी नज़र आती हैं। और इस तरीके से ये हवेली जो है अब मौजूद है। कमज़ोर हो चुकी है, कई घर जो हैं वो मजबूर हैं, बेबस हैं कि इस हवेली को कैसे बनाएं, क्योंकि इस पे ख़र्च बहुत उठता है। इसलिए महकमा जो वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, उसको आगे बढ़ना चाहिए और इस हवेली को रिस्टोर करना चाहिए और इन ख़ानदानों को भी आबाद ही रहने देना चाहिए, ताकि ये अगर आबाद रहेंगे और हवेली खूबसूरत होगी तो 2 कल्चर महफूज होंगे, एक वो जो इमारत की सूरत में है और दूसरा वो जो ख़ानदानों की सूरत में हैं, जो यहाँ पे बसते हैं, उनकी यादें हैं, उनकी रवायतें हैं और उनकी कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान बनने के वक्त अपने साथ लेके आए, जहाँ जहाँ से भी वो आए हिंदुस्तान के इलाकों से। इस लिहाज से ये हवेली काफ़ी दिलचस्प है और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और वक्त आपको अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले आप चंद चीज़ें जो हैं वो हमेशा हम गोशगुजार करते रहते हैं कि एक तो ये कि अपनी तारीख़ को पहचानिए, पढ़िए और मुताला कीजिए अपनी तारीख़ का, और जो कौमें अपनी तारीख़ को पहचानती हैं, पढ़ती हैं और उससे फ़ायदा उठाती हैं, वही कौमें अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बनाती हैं।
और अगर आपने बेहतर बनाना है तो अंदरून शहर लाहौर जैसा एक इदारा ही हैसियत रखता है। अंदरून शहर लाहौर बजाते खुद एक इदारे की हैसियत रखता है। और अंदरून शहर लाहौर को देखिए, यहाँ का तर्ज तामीर देखिए, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी देखिए, यहाँ पे लोगों के कल्चर को पढ़िए और उसे समझिए, उसका मुशाहिदा कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और फिर उसे अपने साथ ले जाइए, क्योंकि ये कल्चर काबिल फ़ख्र है। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वर्ल्ड सिटीज़ हैं उन्होंने अपना कल्चर महफूज किया हुआ है, तो क्यों ना हम भी अपना कल्चर महफूज रखें और अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ दें, ताकि ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र हो, बाइस फ़ख्र हो और इसको हम अगली नस्लों तक उसी तरीके से प्रोटेक्ट करके पहुँचाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आप हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त देने और लेने से पहले आप हमारा पता ज़रूर जो है जानिए, और वो है YHL@city42.tv। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। कुछ ही अरसे में हम क्विज़ प्रोग्राम भी शुरू करने लगे हैं, जो इसके साथ एडिशन्स हुआ करेंगे। आपसे सवाल किया जाएगा और उस सवाल का इंतज़ार किया जाएगा कि अगले एपिसोड तक आप जवाब हमें दें।